गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रमुख उपपद राज्यपाल का अध्ययन कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षाओं में राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में अध्ययन किया। आज जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो राज्यपाल की विवेकाधीन या स्वविवेकीय शक्तियाँ क्या क्या हैं उनका हम सब अध्ययन करेंगे। ये समझने का प्रयास करेंगे कि राज्यपाल की अपने विवेक के अधीन अर्थात स्वविवेक की शक्ति जो किसी से उस न तो सलाह परामर्श की आवश्यकता होती है, अपने स्वविवेक से जो भी निर्णय करते हैं वो क्या क्या शक्तियाँ हैं उनका आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो आइए समझते हैं कि हमारे राज्यपाल की क्या क्या विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारा जो भारत का संविधान है वो राज्यपाल को विशेष तौर से ऐसी शक्ति देता है जिन्हें हम विवेकाधीन शक्तियाँ या स्वविवेकी शक्तियाँ कह सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 और 166, 163 और 164। और 163 क्या कहता है कि जिन बातों में इस संविधान द्वारा राज्यपाल से अपेक्षित है कि वे अपने कृत्यों के लिए विवेक अनुसार कार्य करें। अर्थात इस संविधान में ये स्पष्ट किया गया है कि संविधान के तहत राज्यपाल से अपेक्षा की गई है कि अपने उन कार्यों के लिए, कुछ कार्यों के लिए अपने विवेक के अनुसार कार्य करें। उनके लिए उसे किसी प्रकार से सहायता सलाह देने के लिए किसी प्रकार की कोई आवश्यकता न तो मंत्रिपरिषद की है न मुख्यमंत्री की है। ठीक है। इसी प्रकार से उन्होंने 163(2) में भी यही बात उल्लेख किया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से अपेक्षा है कि वे अपने विवेक के अनुसार कार्य करें, तो राज्यपाल का अपने विवेक के अनुसार किया गया निर्णय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा किए गए किसी कार्य की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उसे अपने विवेक के अनुसार कार्य करना था या नहीं। बात समझ गए? कहने का मतलब इसको चैलेंज नहीं कर सकते आप। जहां राज्यपाल की ने अपने इस अनुच्छेद के तहत जो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया है उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि हमारे संविधान में कुछ तो वैध रूप से राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति दी गई है जिनका उल्लेख किया गया है संविधान में, ठीक है, और कुछ अवैध रूप से शक्तियां दी गई है। इसलिए आप बोर्ड में देखिए, मैंने दो भागों में विभाजित किया गया है कि वैध रूप से विवेकाधीन शक्तियां और कुछ अवैध रूप से विवेकाधीन शक्तियां। वैध रूप में क्या क्या है आप देख सकते हो। हमारे संविधान का जो भाग 6 है जिसमें हमारी राज्य सरकार से संबंधित पूरे प्रावधान है, उसमें आपने देखा होगा, हमने सब पढ़ रखी है, लेकिन मैं पुनः एक एक आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जिनका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है वो क्या क्या शक्तियां हैं। पहली बार मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि आपने देखा कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। आप सभी को पता है कि हमारी विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक जब हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल का ये अपनी इच्छा है कि उस विधेयक पर हस्ताक्षर करें या न करें, वीटो को पावर करें या पुनर्विचार के लिए भेज सकें, वापस रिटर्न कर दें। और यदि चाहे तो वह राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी रख सकता है ना। कोई जोर जबरदस्ती क्या उस पर कि आपको साइन करने ही होंगे, ऐसा नहीं करना, वो करना, ये तो उसकी शक्ति है। ये उसकी शक्ति है कि वो साइन करे न करें, रख दे, या राष्ट्रपति को विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति के विचार अंतर्गत वो भेज सकता है। तो ये उसकी एक शक्ति है, उसकी एक विवेकाधीन शक्ति है। बात समझ गए? हाँ, ये बात जरूरी है कि पुनर्विचार के बाद में दोबारा विधेयक आ जाता है तो फिर राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि बाध्यता नहीं है, कहने मतलब दोबारा आके तो साइन करने होंगे, लेकिन पहली बार में वो जैसा चाहे ऐसा खेल सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और राष्ट्रपति को भी भेज सकता है।
बात समझ में आ गई? ये भाग 6 में उसको शक्ति मिली हुई है। अगली बात और क्या है, 356 के तहत वह केंद्र को सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 356 क्या है, आप सभी को पता है, राष्ट्रपति शासन अर्थात राज्यपाल जिसको कह सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत वह केंद्र को सिफारिश कर सकता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के तहत चलाना अब संभव नहीं रहा, अतः राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। लो, राज्य सरकार कितनी आवाज कर ले, कुछ भी कर ले, कितनी टोपी पटक दे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। अगर राज्यपाल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी कि अब इस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार शासन व्यवस्था चलाना संभव नहीं रहा है, आप अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो फिर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की कोई ताकत नहीं को कुछ कर सके। एक बार तो लगना ही है, बाद में भले वो चैलेंज हो जाए। आई बात समझ में? ये शक्ति है उसकी। अगला, वह मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधित तथा प्रस्तावित विधानों से संबंधित विषयों पर जानकारी मांग सकता है। किसी भी प्रकार से कोई भी, ये उसका दायित्व बनता है, कोई मना नहीं कर सकता। कोई मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को मना नहीं करते कि हम आपको जानकारी नहीं देंगे। किसी प्रकार से प्रशासन से जुड़ी हुई जानकारी मांग सकते हैं, या कोई प्रस्तावित कोई विधेयक है उनके संबंध में भी कोई जानकारी अगर लेना चाहे तो वो मांग सकते हैं, उसका पूरा पूरा अधिकार बनता है। ठीक है। अगर किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। कहना क्या तात्पर्य है, किसी विभागीय मंत्री ने उस पर निर्णय तो कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर कोई निर्णय अब तक नहीं किया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से ये बिल्कुल कह सकता है कि आप उस विषय पर मंत्रिपरिषद के समक्ष कैबिनेट की मीटिंग बुला के उस विषय को रखें। ये उसको निर्देश भी दे सकता है, ये भी उसका अधिकार है। फिर यदि कोई दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में न है तो राज्यपाल विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। अगर ऐसा लगा कि मिलीजुली सरकार है, किसी भी दल के पास इतने सदस्य नहीं है कि वो सरकार बना ले, तो वो चाहे तो फिर राज्यपाल चाहे तो विधानसभा को भंग कर सकते हैं, डिसोल्यूशन कर सकते हैं, ये पूरा पूरा उनका अधिकार है। तो अब ये तो भाग 6 में उनको एक प्रकार की शक्तियां मिली हुई है कि आप क्या क्या कर सकते हो। आपको ये करने के लिए आपको किसी प्रकार से मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेनी है। फिर इसके अलावा और क्या है, हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेदों में कुछ विशेष राज्यों के लिए भी राज्यपालों को शक्ति दी गई है। कुछ विशेष राज्य के लिए भी कुछ राज्यपाल को शक्तियां प्रदान की गई है। कौन कौन सी है, जैसे मैं आपको बता हैं, शक्तियां हैं मिली हुई है, लेकिन अपन को समझना है क्या है। अनुच्छेद 371 में आपको पता है 370 याद होगा सबको, ये 5 अगस्त आ रही है। अनुच्छेद 370 के तहत किसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, जम्मू कश्मीर का। केवल वो तो सपना ही था, निकल गया। ठीक है, तो 370 371 ये हमारे संविधान के कुछ विशेष थे। जम्मू कश्मीर को जो दर्जा मिला था, अब ये 5 अगस्त आ रही है, गए वर्ष इसी 5 अगस्त को बिल्कुल हटा दिया गया 370 से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा। लेकिन 371 में कुछ हमारे ऐसे राज्य हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्य हैं या ऐसे कुछ दक्षिण भारतीय राज्य हैं, जो भी कुछ राज्य ऐसे अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार उनको कुछ विशेष मामलों में कुछ उनको स्वायत्ता या कुछ ऐसे विशेष व्यवस्था की गई है। तो देखो क्या क्या है। देखो 371 के विभिन्न खंडों तथा 5वें 6ठी अनुसूची में कुछ राज्यों के राज्यपाल को अभिव्यक्त रूप से विवेकाधीन शक्ति दी गई है। ये आपको अच्छे ढंग से समझना चाहिए, उनको कुछ विशेष शक्तियां दी गई है। अनुच्छेद 371 के तहत दी गई शक्तियां राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व भी कहा गया है। इसलिए आप बिल्कुल इस बात को इस पर समझ लेनी चाहिए कि राज्यपाल को कहाँ कहाँ पर अपनी विवेकाधीन शक्तियां हैं। ठीक है, देखो अनुच्छेद 371(2) में ये लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति आदेश देता है तो महाराष्ट्र का राज्यपाल विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए तथा गुजरात का राज्यपाल सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है। ये भी उनका अधिकार है। 371 के तहत नागालैंड के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि कुछ जो आदिवासी जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एरिया के जो भी स्टेट हैं, वहाँ पर राज्यपाल को विशेष शक्ति दी है कि वो कुछ उसके बारे में अपने निर्णय कर सकें।
ठीक है। तो ये तो हमारे संविधान में कुछ व्यक्त रूप से लिखा हुआ है कि हाँ ये शक्तियाँ उसको मिली हुई है। लेकिन अब हमें ये समझना है अव्यक्त रूप से दी गई, मतलब जिनका संविधान में भी उल्लेख नहीं है, किसी से सलाह मशविरा लेने की आवश्यकता नहीं है, राज्यपाल को खुद की विवेक से तय करना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो आप बात समझिए क्या क्या है हमारे राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण और पहली आपके लिए बेहद परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी वो है पहली कि अगर विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तो राज्यपाल ही निर्धारित करते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए किस व्यक्ति को आमंत्रित किया जाए। बेहद सबसे महत्वपूर्ण, राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण स्वविवेक की शक्ति यह है कि अगर विधानसभा के चुनाव हो गए और चुनाव के बाद में जो नतीजे आए और नतीजों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, यहाँ फिर ऐसा कोई गठबंधन था, उस गठबंधन को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो राज्यपाल को यह तय करना है कि मैं मुख्यमंत्री के पद के लिए किसको आमंत्रित करूं, किसको मुख्यमंत्री बनाऊं। ये राज्यपाल की पूरी शक्ति है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि राज्यपाल का पहला कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है, और यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है या बहुमत वाले राजनीतिक दल में अपना नेता चुन लिया है, तो राज्यपाल की जरूरी हो जाता है कि वह उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करें। लेकिन यदि राज्य की विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं है या बहुमत वाले दल में नेता पद में एक से अधिक दावेदार हैं, तो इस संबंध में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं राज्यपाल के द्वारा ही निर्णय किया जाएगा कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में स्थायी सरकार का गठन हो सकता है। व्यवहार में ऐसी कई परिस्थिति आई हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। 1952 में सी राजगोपालाचार्य मद्रास राज्य विधानमंडल के सदस्य भी नहीं थे और न ही कांग्रेस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त था, लेकिन फिर भी राज्यपाल श्री प्रकाश ने टी प्रकाशन को बहुमत प्राप्त होने के दावे की अवहेलना करते हुए सी राजगोपालाचार्य को मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। इसी प्रकार से 1957 में उड़ीसा के हरिकृष्ण मेहता, 1963 में उड़ीसा और केरल के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से नियुक्ति की गई वह भी राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से किया गया कार्य था। तो आप समझ सकते हो कि राज्यपाल के पास क्या शक्ति है कि जब भी स्पष्ट बहुमत के अभाव में वो किसी भी व्यक्ति को किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करना है, ये तय करने का पूरा अधिकार किसका है? राज्यपाल का। सेकंड है कि यदि कार्यपालिका के दौरान अचानक मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं है, तो राज्यपाल को अपने विवेक से ही चुनना होता है कि किससे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। यानी विधानसभा चल रही है, मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति है, ऑलरेडी सब कुछ प्रोसेस में विधानसभा अपने निरंतर अपना कार्य कर रही है, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी भी नहीं है कि भाई किसको बनाए क्या है, तो राज्यपाल अपने विवेक से चुनता है कि किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करें, अर्थात किसको मुख्यमंत्री बनाए। यह तय करने का पूरा अधिकार किसका है? राज्यपाल का है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद को भंग करने के मामले में भी राज्यपाल को व्यापक रूप से उनको विवेकाधीन शक्तियां मिली हुई है, अर्थात मंत्रिपरिषद को भंग करना है, मंत्रिमंडल को भंग करना है, उसके संबंध में काफी उनको शक्ति मिली हुई है, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, पहले किन आधार पे? यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है, राज्यपाल को विश्वास यकीन हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देने या विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार न हो तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है। जैसे पश्चिम बंगाल में राज्यपाल धर्मवीर द्वारा 1968 में अजय मुखर्जी मंत्रिमंडल को इसी आधार पर पदच्युत किया था। ये पूरा उसका अधिकार है, ठीक है। सेकंड ये है कि यदि किसी मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल त्याग पत्र न दे तो राज्यपाल उससे पदच्युत भी कर सकता है। थर्ड कंडीशन ये है कि यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो या उसकी नीतियों से राज्य या देश को खतरा हो या उसके द्वारा केंद्र या राज्य में संघर्ष की स्थिति को जन्म दिया जा रहा हो, तब भी मंत्रिमंडल को वो पदच्युत कर सकता है। और इसी आधार पर जनवरी 1976 में तमिलनाडु मंत्रिमंडल को पदच्युत किया था। चौथी कंडीशन यह है कि यदि स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा
मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी घोषित किया गया हो तो भी राज्यपाल को राज्यपाल है वो उससे पद से हटा सकते हैं, मुख्यमंत्री को पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इन आधार पर किसी को भी हटाना, किसको नियुक्त करना, ये पूरी राज्यपाल की शक्ति है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण और आप समझिए, आपके लिए बेहद समझना भी जरूरी है, क्योंकि अभी फिलहाल राजस्थान में यही मैटर चल रहा है। राज्यपाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्रिपरिषद के सदस्य, कैबिनेट के सदस्य ये चाहते हैं कि जल्द से जल्दी विधानसभा का अधिवेशन बुलाया जाए और हम बहुमत साबित करके जो भी उनकी मंशा है वो अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं। लेकिन राज्यपाल जो है वो संसद के सत्र की अभी तक अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्या कारण, ये खैर अलग बात है, लेकिन समझ सकते हैं कि विधानसभा का अधिवेशन बुलाना क्या राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है, क्या है, कैसे है, ये आपके लिए बेहद समझना जरूरी होता है। तो देखो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है। ये तो सबको पता है कि जब भी मुख्यमंत्री हैं वो परामर्श सलाह देते हैं कि राज्यपाल महोदय, गवर्नर महोदय, आप विधानसभा का अधिवेशन बुलाइए। किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। असाधारण परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि सरकार का अस्तित्व भी खतरे में आ जाए तो वो विधानसभा का अधिवेशन बुला सकते हैं। ये उनकी किसके, राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर है। किसके, राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर है। यदि राज्यपाल के अनुसार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए तो अनुच्छेद 174 के अंतर्गत वह विधानसभा के अधिवेशन की कोई भी तिथि निश्चित कर सकता है और इस संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो या न हो। आई बात समझ में? इसलिए अब राजस्थान सरकार खूब कोशिश कर रही है कि परमिशन दें, लेकिन राज्यपाल महोदय परमिशन नहीं दे रहे क्योंकि उनका विवेकाधीन शक्ति है, आर्टिकल 174 कहते हैं। समझ गए? तो ये सब मतलब पूरी की पूरी हमारे राज्यपाल की एक स्वविवेक की शक्ति है। एक और उनकी शक्ति को समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देना। देखिए, संवैधानिक व्यवस्था यह है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। लेकिन 1995 में जयललिता प्रकरण में स्पष्ट हो गया कि जब कोई पक्ष भ्रष्टाचार या किन्हीं आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगता है, तब इस संबंध में वह अपने विवेक के आधार पर निर्णय करेगा, अर्थात वह स्वविवेक के आधार पर मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकता है। वर्तमान समय में जब हर किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तब राज्यपाल की ये शक्ति व्यवहारिक राजनीति में बहुत अधिक महत्व प्राप्त कर लेती है। राज्यपाल द्वारा स्वविवेक के आधार पर किए गए कार्य को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की चुनौती भी वर्तमान में दी जा सकती है। तो ये थी राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति या विवेकाधीन शक्तियाँ।